साथियों नमस्कार, मैं हूं अनस शर्मा और रिवाइज़ कराऊंगा आज आपको मैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको सभी को पता है। पी ब्लॉक एलिमेंट के मेन टॉपिक्स लेकर के आया हूं आपके सामने। इतना मटेरियल आप कलेक्ट करना आपके लिए बहुत दिक्कत, लेकिन मैंने इसको बहुत सही से ढंग से कलेक्शन किया है। तो B2 सबसे पहले हम लोग पी ब्लॉक में B2 जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल इसको स्किप नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले B2H6 की बात करते हैं। पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। तो ये B2H6 है और B2H6 को पावरफुल इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। ये रिड्यूस कर देता है CN और CO को, बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है ये। तो अब ये यानी कि आपने देखा होगा इसको रिड्यूस करने में B2H6 का रोल है। B2H6 जब अमोनिया से रिएक्शन करता है एक्सेस में तो बोराजाइन बनाता है, और बोराजाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ये बोराजाइन का जो स्ट्रक्चर होता है इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसे हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोल के नाम से भी जाना जाता है। B2H6 जो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बनाता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रखता है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो लुईस एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है BF3 थोड़ा वीक होता है, उससे अच्छा BaCl3, उससे अच्छा BBr3, उससे अच्छा Bi3 होता है। दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड होता है। और अगर हम लोग इसके एनर्जी ऑर्बिटल्स का देखें तो ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होता है, बैक बॉन्डिंग में सबसे अच्छा BF3 होता है, सबसे वीक जो होता है Bi3 होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ऑर्डर आपको बहुत, ये कलेक्शन जो है मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ही काम आएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल आप ध्यान से लिखते भी रहिए। हर जगह जो है वो PDF काम नहीं आती, लेकिन हर जगह आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मुझे कलेक्ट करके दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चीज़ क्या करना है कि मैं जितनी भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको कहीं नोट करते जाए। BF3 और AlCl3 दोनों को लुईस एसिड काउंट किया जाता है, दोनों लुईस एसिड की तरह काउंट किए जाते हैं। C2H5 का होल थ्राइस Al ट्राईथाइलुमिनियम और TiCl4 को मिलाकर के हम लोग जिगलर नाटा कैटालिस्ट बोलते हैं। ZnC का मतलब है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। H3BO3 को वीक मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है, इसे BOH का होल थ्राइस भी बोलते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। बोरेक्स का जो फार्मूला होता है बोरेक्स Na2B4O7, इसे सुहागा के नाम से भी जानते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस की हो जाती है बोरेक्स की, इसीलिए इसका नेचर एल्कलाइन हो जाता है। और हाइड्रोलिसिस आपको दिखाई क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, इसी वजह से ये एल्कलाइन हो जाता है। देखें रिएक्शन भी दे रखी है। बोरेक्स ऑन हीटिंग गिव्स ग्लासी बीड कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट। बहुत फेमस है बोरेक्स बीड टेस्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंचते हैं, पेज नंबर 2 पे। B4C बोरॉन कार्बाइड इज यूज्ड एज ए शील्ड फॉर रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। ये रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को रोकने के लिए इसका काम इसका यूज़ लिया जाता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी। Bn इज़ सिमिलर टू, Bn किसके सिमिलर होता है? ग्रेफाइट, यानी हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है sp2, यानी बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहती है। इसका Bn का स्ट्रक्चर जो होता है ग्रेफाइट से मैच करता हुआ स्ट्रक्चर होता है। वेरी प्योर, देखो लिख रहा है आपको, वेरी प्योर सिलिकॉन इज यूज्ड इन कंप्यूटर चिप्स। जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, कंप्यूटर की चिप्स में इसको यूज़ किया जाता है। पूछा जाता है कौन यूज़ करते हैं। जर्मेनियम इज़ ट्रांसपेरेंट टू IR लाइट। IR लाइट के अगेंस्ट ये ट्रांसपेरेंट रहता है, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, बोलिए, लेंसेज एंड प्रिज्म। लेंस और प्रिज्म बनाने में काम आता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये जोन रिफाइनिंग के थ्रू प्यूरिफाई किए जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की जो होती है sp3 होती है, और यहाँ पर sp2 होती है ग्रेफाइट में। डायमंड इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डायमंड इज़ ए ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अनपेड और फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलें, अनपेड ना बोलें तो ज़्यादा बेटर है। कार्बन टू लेड जो होती है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करती है, जबकि +2 बढ़ती चली जाती है ऊपर से नीचे आने पर। ये होता क्यों? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। बहुत कम समय में क्विक रिवीजन करा दूंगा आपका वो नोट्स जो आपको 4 किताबें 5 किताबों से कलेक्शन भी ना कर पाएंगे आप लोग, लेकिन मैं आपको विद इन कुछ मिनट्स में आपको रिवाइज़ कराऊंगा। सिलिकॉन्स और सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड बोले जाते हैं, और ये जो NCH3 का होल थ्राइस में
का नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन दोनों इसको पिरामिडल शेप में रखते हैं, इसको प्लेनर में रखते हैं। एक कार्बन का कंपाउंड, एक सिलिकॉन का कंपाउंड है, ध्यान रखेंगे इस बात का। कार्बन फॉर्म्स पी पाई बॉन्डिंग विद इटसेल्फ और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, जबकि कार्बन, और अगर आपको देखें तो कार्बन फॉर्म C2 C3O2 C5O2 है ना, इसी तरीके से इसके बाद आ जाइए C12O9, इस तरीके से चलता है। और उसके बाद अलॉन्ग विद कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ये कंपाउंड भी पॉसिबल हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुँचते हैं। अब C3O2 भी पॉसिबल है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है CH2 बनता कैसे है C3O2, वो आपको दिखाया। ये आपको मैलोनिक एसिड दिख रहा होगा, मैलोनिक एसिड को गर्म करिए तो आपका कार्बन सब ऑक्साइड बन जाता है, C3O2 बन जाता है। ये C3O2 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इट एक्ट्स एज ए लुईस बेस, यानी लिगेंड, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है ये, और इसको हम लोग कार्बोजन के नाम से भी जानते हैं। कार्बोजन में होता क्या है देखते हैं। कार्बोजन में 95% ऑक्सीजन होती है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। ये यूज़ क्यों होती है? जब कोई कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू जो होता है वो पॉइजन हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कार्बोजन का यूज़ करते हैं। कार्बोजन का मिक्सचर अक्सर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा O2 एंड CO2, 95 और 5%। वाटर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन होती है। LPG कंटेंस N-ब्यूटेन एंड प्रोपेन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। स्मेल जो LPG में आती है वो इथाइल मरकैप्टन की वजह से आती है, ध्यान रखिएगा। ऑल द टेट्राहेलाइड्स दिख रहे हैं, ऑल द टेट्राहेलाइड्स ऑफ 14 ग्रुप आर नोन एक्सेप्ट PbI4। जितने भी 14 ग्रुप के टेट्राहेलाइड्स होते हैं नोन होते हैं, लेकिन PbI4 नहीं होता। कार्बन हेलाइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसे CCl4 का हाइड्रोलिसिस करें तो आसानी से क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होती, जबकि SiCl4 आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल होती है। तो SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4 ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो रीज़न आपको पता ही लग चुका होगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है कि C2H5 का होल 4Pb, इसे टेट्राइथाइल लेड के नाम से भी जानते हैं। फ्रीऑन भी एक कंपाउंड है, CCl2F2 होता है, जिसे हम लोग हेलोजेंस में पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स में, हेलो एरीन्स में पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। SnI4 GeI4 ये जो होता है कलर्ड होता है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो NF3 बनाता है, NCl3, जबकि फास्फोरस PCl3 PCl5 दोनों बना लेता है। कारण क्या है? नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होती है, यहाँ डी ऑर्बिटल नहीं होगी, जबकि यहाँ डी ऑर्बिटल होगी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग बनाता है, जबकि फास्फोरस डी पाई बॉन्डिंग बनाता है। और वाइट फास्फोरस जो होता है वो हैलोजन यानी कैल्शियम फॉस्फेट को गर्म करेंगे। पेज पे पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे देखें, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में M2O3 और M2O5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे N2O3 लिया, P2O3 लिया, H2O3 लिया, इसका जो ऑर्डर है वो एसिडिक करेक्टर का क्या होता है? घटता चला जाता है। Sb2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जबकि Bi2O3 एक बेसिक ऑक्साइड है। इसका अगर हम एसिडिक करेक्टर का स्ट्रेंथ देखें तो N2O5 ज़्यादा होगा, उससे कम P2O5 होगा, उससे कम H2O5 होगा, Sb एंड सो ऑन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। अब अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन की देखें तो N2O कम होगा और N2O5 सबसे ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, अपने आप आंसर आते चले जाएंगे। P2O5, H2O5, Sb2O5 इनमें भी सेम करेक्टर चलेगा, लेकिन ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। N2O और NO जो होते हैं वो न्यूट्रल ऑक्साइड माने जाते हैं, बहुत पूछा जाता है। N2O को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और ये एनेस्थीसिया में यूज़ होती है, डायमैग्नेटिक करेक्टर रखती है, जबकि NO इज़ ए ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन जो होता है, इसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की तरह। N2O3 एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 माना जाता है, जबकि N2O5 को एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 माना जाता है। पेज नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद अगर 6 पे आए तो पेज नंबर यहाँ पर देखिए, हमने H3PO2 से लेकर के H4P2O7 सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लगा रखी हैं लाइन से, और सभी को दिख रखा है कि मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक एसिड है, या डाई बेसिक एसिड है, टेट्रा बेसिक है, ट्राई टेट्रा, इस तरीके से सब लिख दिया है।
पढ़िएगा इसे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं हम लोग। H3PO2 एंड H3PO3 ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर pH बॉन्ड होता है, जबकि H3PO3 इज ए वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर केवल एक ही pH बॉन्ड होता है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। HNO3 is greater than H3PO4 और H3PO4 is greater than H3ASO4 एंड H3SbO4। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये आप एज इट इज़ याद करिएगा। उसके बाद अमोनिया को देखें तो अमोनिया जो होता है वो अमोनिया का फार्मूला NH3 होगा, जबकि हाइड्रोजोइक का फार्मूला N3H होगा। N3H को हम लोग हाइड्रोजन एजाइड के नाम से बोलते हैं। इसका नेचर एसिडिक होता है। इट बिहेव्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। द N3 नेगेटिव आयंस हैज़ द 16 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप इलेक्ट्रॉन चेक करिएगा तो आपको 6 और 8 8 16 और आपका 16 एंड 6 टोटल आपका 22 हो गया। और N3 में देखिएगा तो 7 + 7 + 7 + 1 यानी 22, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसीलिए बोला गया है। नेक्स्ट, ट्राई हैलाइड्स आर कोवेलेंट एंड पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। तो ये NF3 इज़ मोर स्टेबल देन NCl3 देन NBr3। आपको दिख रहा होगा साइज बढ़ रहा है। फ्लोरीन का स्टेबिलिटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का स्टेबिलिटी डाउन हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद NF3 NCl3 NBr3 Ni3 2015 में PGT का क्वेश्चन है। देखिए सिलेक्शन मेरे क्वेश्चंस का देखिएगा, PGT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है जनाब। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 2000 PGT 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे आने पर घट रही, जितना साइज बढ़ रहा है तो उतना ही लोन पेयर इसके ऊपर मुश्किल से रुक पाएगा। जब लोन पेयर मुश्किल से रुक पाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन से जब आयोडीन की तरफ चलेंगे तो क्या होगा कि सेंट्रल एटम जो होता है जो NiI3 है, ये इसमें हमारी जो लेंथ है यानी बेसिक स्ट्रेंथ को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती क्योंकि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जानी चाहिए। अगर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो इसका मतलब है बेसिक करैक्टर बढ़ जाएगा। मतलब इजी भाषा में समझने की कोशिश करें तो यहाँ फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन अपनी तरफ लोन पेयर को खींचेगा ना। फ्लोरीन बाई NF3 को अगर हम बनाएं तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये बताइए कि फ्लोरीन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा तो फिर अवेलेबिलिटी डाउन हो जाएगी। यहाँ पर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत कम हो जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि ये अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ा देगा, और जब अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा तो इसका मतलब बेसिक करैक्टर बढ़ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। NCl3 PCl3 H3 इसमें अगर देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब ये बताइए हाइड्रोलिसिस क्यों डिक्रीज कर, सबसे बढ़िया जो है वो हाइड्रोलिसिस NCl3 का क्यों हो रहा है, PCl3 का क्यों उससे कम हो रहा है, HCl3 का उससे कम क्यों हो रहा है, एंड सो ऑन। हाइड्रोलिसिस का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हमने लिखा क्यों है, तो ज़रा आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन पे दम आपको लगाने की आखिरकार वाई दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस मुश्किल से हो क्यों रही है, ये बात आपको अब मुझे बतानी पड़ेगी। मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बताएंगे आप मुझे, हालांकि इसमें आंसर्स मैं अभी आप ऑर्डर दिए हुआ क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन क्यों हो रहा है इसका जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं, मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोलिसिस का जो ऑर्डर होना चाहिए वो आपके आखिरकार ऐसा क्यों। NCl3 देखिए पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो 4 वाटर के साथ जब डिज़ोल्व कर देंगे तो H4OH बना देगा और HOCl बना देगा, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा। PCl3 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो H3PO3 बन जाता है, और NF3 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो 6HF बन जाता है। इतना ऐसा है कि ट्राई हैलाइड्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर, जैसे PF3 को अगर हम ले लें तो ये जो डोनर मॉलिक्यूल होता है, PF3 एक डोनर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, और इसका लोन पेयर जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप इसको समझिएगा, आंसर आपको निकालना है। चलिए जनाब, ठीक है। PCl5 कोवेलेंट होता है गैसियस स्टेट में, आपको दिख रहा होगा कि PCl5 इज कोवेलेंट इन गैसियस स्टेट। इसका स्ट्रक्चर यानी हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात लिखने की आए तो sp3d लिखी जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद PCl5 सॉलिड स्टेट में, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है PGTs के लिए। जितने भी हमारे साथी, देखिए सिलेक्शन आप मैटर तो इकट्ठा कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, लेकिन एक साथ एक कैटेगरी का मैटर इकट्ठा करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर ताकत है। दुनिया में आप वही एक ऐसे इंसान है जो दूसरा बनाया ही नहीं भगवान ने, दूसरा पीस ही नहीं बनाया भगवान ने तो आप ही को एक अकेला बनाया, और आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप दुनिया पलट सकते हैं। और तो ये रिएक्शन क्या चीज़ है जो ना पलट पाया आपसे, तो ऐसा संभव है। तो लगा दीजिए अपनी ताकत और झोंक दीजिए पूरी पावर, और बना दीजिए इस एग्ज़ाम को एक हिस्टोरिकल एग्ज़ाम की। आप जब क्वालिफाई करें तो दूसरों को बताएं, नहीं साहब मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव, ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। देखिए ये टेट्राहेड्रल आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको ऑक्टाहेड्रल दिख रहा होगा। तो ये टेट्रा ऑक्टा होता है, यहाँ माइनस और प्लस, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर भी आपको, PF5 इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू PI3। तो ये पेज नंबर 7 हुआ। इसके बाद हम लोग पेज नंबर 8 पे पहुंचते हैं कि ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, सल्फर सॉलिड है, सिंपल जानते हैं। O2 पैरामैग्नेटिक होती है, O3 डायमैग्नेटिक होती है, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 जनरली होती है ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड में -1 होती है। सुपर ऑक्साइड में जो है वो -1/2 होती है ना। और इसके बाद अगर डाई ऑक्सीजन की देखें तो डाई O2 में तो 0 हो गई होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। +2 OF2 में होती है, और +1 O2F2 में होती है। कलेक्शन देखिएगा, बस अनुसार का कलेक्शन आपको फ़ायदा करेगा। मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत बढ़िया कलेक्शन किया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये कलेक्शन आपके लिए इतने क्वेश्चन दे जाएगा कि आप सोच से परे होंगे। तो H2O डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो आपको पता ही होगा। बाकी उल्टा है, H2TE H2SE, यानी ऐसे कहें कि सबसे ज़्यादा H2O का, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ेगा। मतलब अगर ऐसे कहें कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। तो वही ऑर्डर लगा हुआ है। H2O का जो वोलेटाइल नेचर है वो कम है, पानी इवेपोरेट जल्दी नहीं होता। ऐसा नहीं कि मुट्ठी में वैसे पानी रखा, हथेली पे उड़ गया, मंत्र मारा, अरे कैसे उड़ जाएगा भाई यार, वोलेटाइल नेचर ही कम होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जबकि H2S गैस होती है, फुस गायब हो जाएगी एकदम से, है ना। बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, H2O H2S H2SE H2TE, इस तरीके से एसिडिक करेक्टर को ध्यान रखिएगा। बहुत ही कलेक्शन इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग करेक्टर, जब एसिडिक बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा रिड्यूसिंग, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, और जो अगर कोई एलिमेंट E है और H है, इनकी डिस्टेंस बढ़ेगी। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब बॉन्ड जल्दी टूटेगा और हाइड्रोजन जल्दी रिलीज़ होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ जाएगा। डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल पता है, लोन पर दूर भागेगा, दूर भागे तो भैया जोर लगाएगा, जोर किधर लगाएगा ये भी बता देते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये लप्पू बैठे हैं, मतलब लोन पेयर, ये भी लोन पेयर है, ये इन पे फोर्स मारेंगे, ये इन पे फोर्स मारेंगे, है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सेंट्रल एटम की कम होगी तो ये लोन पेयर बहुत दूर भाग जाएगा, और दूर भागेगा तो फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो बॉन्ड एंगल फिर क्या होगा, उतना नहीं घटेगा जितना घटना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज, देखिए H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, H2S में कम है। भाई दूर भागेगा तो फिर फोर्स कहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा ना। भाई दूर भागने का मतलब मैं आपको समझाऊँ पहले, तो ये आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो गया मेरी बात सुनने पर, लेकिन कन्फ्यूज़न होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये पानी है। अब पानी में क्या है कि ये देखिए, ये लोन पेयर यहाँ पर है, ठीक है, ये ऐसे इसने फोर्स यहाँ पर लगाया तो 104.5 डिग्री। अब H2S का है, कम क्यों हो गया, अब वो भी बता देता हूँ कम क्यों हो गया। ये मैं यहाँ सल्फ़र लिखता हूँ, यहाँ पर H लिखता हूँ, यहाँ पर H लिखता हूँ, ये ऐसे हो गया, ये इधर भागे, दूर भागे। जैसे दूर भागे फोर्स इन्होंने इस पर मारा, बॉन्ड एंगल कम हो गया, कम हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घटती चली जाती है। तो ये पेज नंबर 8 हो गया। पेज नंबर 9 पे आए, देखिए SO2 SeO3, इनका जो एसिडिक करेक्टर है वो इसी ऑर्डर में डिक्रीज़ करेगा। आपको लिए PO लिखा हुआ है साथियों, पढ़ लीजिएगा सही से। SO3 SeO3 और TeO3 को भी आप ध्यान से देखिएगा। डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, देखिए कितने कम समय में बहुत माल दे रहा हूँ आपको, इस माल का पूरा मज़ा उठा लीजिए आप, और यही मज़ा आपको एग्जाम में आएगा। डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते चलिए सल्फ़र की, एसिडिक करेक्टर आपको पता लगता चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। SF4 जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, SF6 जो होता है sp3D2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। SPF6 और SEF6 और TEF6 का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, और ये रिवीजन आपके माइंड में पूरी चीज़ें फीडिंग करता चला जाएगा। SF6
TeF6 SeF6 और TeF6 में अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें तो सबसे बढ़िया हाइड्रोलिसिस TeF6 की होगी, सबसे कमज़ोर हाइड्रोलिसिस SF6 की होगी। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, ये PGT के भाई बहन माने जाते हैं, तो इनको ये बिल्कुल याद कर लीजिए। इनके अंदर परऑक्साइड बॉन्डिंग होती है। स्ट्रक्चर शायद आपको H2SO5 का पता होगा कि अगर हम लोग H2SO5 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो H2SO5 ऐसे बनता है, ये हो गया H2SO5, SO 1 2 3 4 और ये H2SO5 हो गया। H2H2O8 बनाई लेंगे, बीच में 2 ऑक्सीजन इधर उधर सल्फर लगा लीजिएगा इस तरीके से, बाकी बैलेंस कर लेंगे। H2SO4 को आयला विट्रियोल बोलते हैं, पता है क्यों बोलते हैं? HNO3 को जैसे HNO3 को एक्वा फोर्टिस बोलते हैं, पता है ना, HNO3 को एक्वा फोर्टिस बोला जाता है, ये बात भी पता होगी आपको। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो पता रखिएगा। ZnSO4 को ZnSO4 FeSO4 है ना, CuSO4, इनका विट्रियोल याद रखना है। वाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल और ये ग्रीन विट्रियोल, इस तरीके से नाम भी ध्यान रखिए। कॉपर में ब्लू है, ब्लू विट्रियोल, आयरन में ग्रीन है तो ग्रीन विट्रियोल, जिंक में सफ़ेद है, वाइट विट्रियोल, सफ़ेद विट्रियोल, इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए। सो हाइपो, भैया ये भी हाइपो PGT के बहुत लल्ला माने जाते हैं। ये हाइपो बहुत पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाता है कि ये बताइए कि अगर फोटोग्राफी में क्यों यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। अधिकतर लोग कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ही नहीं लिख के आते हैं, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन एजेंट लिख के चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इसको बनाते कौन से मेथड है? स्प्रिंग मेथड से बनाते हैं। फार्मूला ध्यान रखिएगा, Na2H2O3 होता है। आयोडीन इज डीकलराइज्ड बाय हाइपो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट बनने की वजह से आयोडीन जो होती है वो डीकलराइज्ड हो जाती है हाइपो के थ्रू। नाइट्राइड ऑफ सल्फर S4N4 आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तब भी अच्छी बात है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने नोट किया हुआ है। और आपको अगर कोई ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न लगे तो नो प्रॉब्लम, आप इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कि मैंने जो बता दिया वो अमर हो गया। आप भी एक अच्छे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे स्कॉलर हैं आप लोग, तो उसमें अगर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो करिएगा। मैंने अपने हिसाब से जो कलेक्शन किया, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपको कलेक्ट करके दिया। अब इसमें भी अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट लगता है तो सुधारना, इम्प्रूवमेंट, बदलाव, यही दुनिया का नियम है और ये नियम चलता रहना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो अलग चीज़ है। यानी कि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होनी चाहिए ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन की जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे देखिए लिखा हुआ है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से सब लाइन से लगे हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी की, तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती है। बॉन्ड एनर्जी मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, शायद देखता हूँ लिखी कि नहीं लिखी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो लिखा है, लेकिन और यहाँ पर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन भी लिखा है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी लिखा है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इस परमानेंट, सल्फर डाइऑक्साइड टेम्परेरी होती है। ये सब बातें लिखी। एक स्टेप मुझे लग रहा है छूट रही है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से भी लेस होती। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, क्या ऑर्डर बनेगा किसका? बॉन्ड एनर्जी का। ध्यान रखिएगा बॉन्ड एनर्जी का। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, उससे कम ब्रोमीन की होती है, उससे कम फ्लोरीन की होती है और उससे कम आपकी आयोडीन। दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। कारण आपको पता है क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो थोड़ा डेंस हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब डेंस होता है तो आपस में रिपल्सन होने लगता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर आपका घर छोटा है, उस घर में ज़्यादा लोग हो जाए तो आपस में ही लड़ाई होगी, मैं यहाँ बैठूँगा, मैं यहाँ बैठूँगा, तो क्या होगा कि इनकमिंग जो आने वाला है उसको फिर आपको वापस भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऊपर आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बता दी कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, वो आपने नोट कर ली है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी एजेंट हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैंने लिखवा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी आपने याद कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, याद रखिएगा इसे इसमें। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HClO4 वाला एग्जाम्पल जो है ये भी बहुत पूछा जाता है, तो HClO4 का एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। Cl2O एंड Br2O की
मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, मुझे याद आ रही तो मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में। Br2 और O और Cl2O की जो एंगल और शेप है इसको ध्यान रखना। OF Cl2O का जो एंगल होता है 111 होता है, और जो Br2 और F2O इनका भी एंगल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Cl2 और Br2 का एंगल लगभग आसपास ही रहता है, जबकि OF2 का एंगल बहुत डाउन हो जाता है, 103 रह जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। OF2 एंड Cl2 जो होते हैं इनमें दोनों में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 आ जाएगी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ये बिलोंग कर जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इंटर हैलोजन कंपाउंड भी अगर बात करें तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में आपने देखा है कि ये जो इंटर हैलोजन होते हैं, पहले Cl क्यों लिखा गया, पहले फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा गया, ये मन में अगर क्वेश्चन चल रहा है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइज़ जिसका बड़ा होता है वो दूसरे को एक्सेप्ट करेगा, जिसका साइज़ छोटा होता है वो उसमें जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, कुछ चीज़ें जैसे कि आयोडीन मोनोक्लोराइड जो होता है इसको हम लोग विज रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ICL जो होता है ICL, इसको हम लोग विज रिएजेंट के नाम से जानते हैं, WIJ विज रिएजेंट। जैसे मुझे बीच बीच में याद आ रहा है तो मैं बढ़ा रहा हूँ, विज रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है कि हमेशा अनसैचुरेशन ऑफ फैट के मेज़रमेंट में काम आता है, इसलिए इसको है ना याद रखना जरूरी। यू क्लोरीन का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ यू क्लोरीन, तो आप याद रखिएगा Cl2 होता है और साथ में ClO2, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग यू क्लोरीन के नाम से जानते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। इसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट 11 पे पहुंचते हैं। अगर बीच में कोई बात और याद आएगी बताऊँ। देखिए कितना बढ़िया ऑर्डर यार लगा दिया मैंने, ये सब पता होगा आपको, लेकिन कलेक्शन इंपॉर्टेंट, कलेक्शन है इंपॉर्टेंट, पता होना नहीं है। नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वक्त पे काम आए वही नॉलेज है। यानी कि आपके अंदर कितना भी नॉलेज है, लेकिन अगर मौके पे चौका नहीं मार पाए भाई साहब, तो फिर नॉलेज किसी काम की नहीं है, वो नॉलेज फिर बेकार हो जाती है। इसलिए इस नॉलेज को अगर आपको मेंटेन रखना है, एकदम बढ़िया करके रखना है, तो फिर भाई साहब समय के अनुसार चलना सीख जाइए, आपको मज़ा आएगा। तो देखिए HF, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो HF का ज़्यादा है, मैंने ऑर्डर लगा दिए, चेक करिए। HI, HF, HBr, HCl मेल्टिंग पॉइंट का है। डाइपोल का ऑर्डर देखो लगाया है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाया है ना। HI का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद HCl का होगा, वही ऊपर से नीचे आने पर जो है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल सीधे मॉलिक्यूल है इसलिए दिक्कत आपको लग रही, लेंथ बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होगी। और यहाँ पर क्या है कि HF ये थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जब थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिक करैक्टर और रिड्यूसिंग करैक्टर दोनों बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि ये दोनों ज़्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये वाले पॉइंट ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन पर आप विशेष फोकस करिएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, नेक्स्ट पन्ने पे मैंने लिखी हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखें पिछले पन्ने पे कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, पिछले पन्ने पे कुछ छूट तो नहीं रहा, नीचे नहीं भैया छूट रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाती है अभी। HClO4 HCl, इनका एसिडिक करैक्टर यार मान के चलो, ये यहाँ तक PGT के ऐसे माने जाते हैं, ये बिल्कुल फिक्स हैं कि लगभग आ ही जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल फोकस करिएगा। HClO4 ज़्यादा एसिडिक होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, सिंपल सा मेथड है, निकाल आएगा। और नीचे वाले में जो कंसेप्ट लगना, यहाँ पर सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है और डिस्टेंस है, उसको वो माने रखिएगी कहीं पर एसिडिक करैक्टर को इंडिकेट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए बेसिक करैक्टर, जब एसिडिक बढ़ेगा तो बेसिक तो घटेगा ही घटेगा, सिंपल सी बात है, तो वही फंडा यहाँ पर लगाया गया है। बेसिक करैक्टर जिसका एसिडिक ज़्यादा होगा उसका बेसिक करैक्टर कम हो जाएगा। और स्टेबिलिटी ऑफ आयंस की बात करें तो देखिए ClO नेगेटिव जो होता है वो कम स्टेबल। ये पेज नंबर 11 हुआ। पेज नंबर 12 पे मैंने देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 12 पे HClO4, इनका हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखी, उल्टी हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि जो जल्दी H देगा वो अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑलरेडी कम हो जाएगी, मैं ऐसे सोच लेता हूँ जल्दी बस ही। स्यूडो हैलोजन हैलाइड्स क्या होते हैं, जो हैलोजन जैसे तो होते हैं लेकिन हैलोजन DM साहब तो नहीं है, लेकिन DM से बराबर पावर रखते हैं, ऐसे भी कुछ लोग वजूद दुनिया में रखते हैं। ऐसे ज़िले में कुछ लोग होते हैं जो DM नहीं है लेकिन पावर DM से कम नहीं है। ये वही हैलाइड हैं भाई साहब जो DM तो नहीं है लेकिन DM जैसी पावर जरूर रखते हैं, यानी कि ये झूठे हैलाइड हैं, ये हैलोजन जैसे तो हैं, प्योर हैलोजन नहीं है, ये आप जानते होंगे। अब इसके बाद देखिए XeF2 XeF4, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि इसमें से क्वेश्चन मिलना है। T शेप और सीसो शेप खूब पूछी जाती है। ये सीसॉ क्यों होती है पता है आपको, झूला देखा होगा आपने बच्चों का, सीसॉ देखा था है ना, झूला ऐसे तो होता है। झूला अगर सीसो शेप की बात करें तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये झूला होता है ना।
आपने देखा होगा यहाँ पर ये एफ होता है, यहाँ बच्चा बैठ गया, यहाँ भी एफ हो गया, बच्चा बैठ गया, ये थुमिया होती है, पकड़ लिए ऐसे ना, ऊपर डंडा जैसा लगा होता है, तो ये बन गया है ना सीसो से, देखा था, अभी है, बाद में इधर उधर झूला। समझ रहे होंगे ना मेरी बात को? ठीक है, ये पेज नंबर 12 दिया मैंने। अब पेज नंबर 13 पे आइए। ये एंड बार्टलेट ने यानी सबसे पहला कंपाउंड जो डिस्कवर किया गया था वो XCPTF6 किसकी मदद से किया गया था? O2 PTF6 की मदद से किया गया था। पॉजिटिव करके भी कुछ लोग लिखते हैं, O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। XC पॉजिटिव और PTF6 नेगेटिव करके वो कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन जो आपको याद रखनी है, देखिए मैंने जो लगा मुझे कि मैंने बता दूं कि एक तो अमोनिया की क्लोरीन से, जब क्लोरीन एक्सेस में हो तब, और जब अमोनिया एक्सेस में हो तब, ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। और उसके बाद अमोनिया के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी HNO3 को एक्वा रिजिया वाली रिएक्शन, हैवर्स प्रोसेस और ओस्टवाल्ड और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तीनों में फेवरेबल कंडीशंस जरूर ध्यान रखिएगा। SO2 एक ब्लीचिंग एजेंट है, क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे करता है ये ब्लीच, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डीकंस मेथड में क्या कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है ध्यान रखिएगा। और H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसको याद रखिएगा। जय हिंद साथियों, ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताए आपको जो आपको याद रखने थे, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार होने चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने सोचा है कि मुझे लगा कि ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको मुझे बता देनी चाहिए। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको इम्प्रूव करने को लग रही हो तो बेखटक बेहिचक इम्प्रूव कर लीजिएगा, और मैं आपके साथ में हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये पूरी वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसको, नए आए हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि होगा क्या कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि नहीं, साथ लोग दे रहे हैं और मैं लोगों का साथ दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैं आपको वो मैटर कलेक्ट करके दे रहा हूँ जो जनरली आपको लोग नहीं देते हैं। लोग केवल क्वेश्चंस करा देते हैं, क्वेश्चन तो आप भी कर लेंगे, लेकिन जो मैटर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये मैटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा कलेक्शन मेरा, और कैसी लगी जानकारी, इस बात को इनबॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट मुझे लिखते रहिए, मैं समझता रहूँगा कि आप मेरे साथ हैं, और मैं आपको उतना ही मैटर 16-17 तारीख तक प्रोवाइड करवाता। 17 को 18 को पेपर ही होने वाला है। 17-18 के इस महायुद्ध में मैं आपका साथ दे रहा हूं, और इस 17-18 के महायुद्ध में आपकी विजय होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अनुज शर्मा आपसे विदा लेता हूं, और दोबारा फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।